नमस्कार, आगे का एजेंडा लेकर हाजिर हूं मैं राजेंद्र देव। बड़ी खबर है और बड़ी खबर के साथ बात की शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल के जेल पहुंचने के बाद दिल्ली की राजनीति लगातार गर्म है और इस बीच कल एक नया मोड़ इसमें तब आ गया जब केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री की कुर्सी छोड़ दी। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और अब मंत्री के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से वार पलटवार हो रहा है। सवाल यह भी है कि अब राजकुमार के पास जो विभाग थे वो कौन संभालेगा। संकट यह है कि केजरीवाल जेल में है और अगर नया मंत्री बनता है तो सीएम इसके लिए एलजी को फाइल कैसे भेजेंगे। ये कुछ प्रश्न इस वक्त सामने खड़े हैं आम आदमी पार्टी के, उनके रणनीतिकारों के। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है, मंत्री का विकेट गिरा है, आम आदमी पार्टी में संकट बढ़ा है, ये समझ में आ सकता है। और अब आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ और तथ्य। मंत्री का विकेट गिरा, आम आदमी पार्टी में संकट बढ़ा, कैसे? देखिए, झटका लगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया राजकुमार आनंद ने, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए। अगला बिंदु आप देखिए, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा राजकुमार आनंद का हुआ। अब इसमें संवैधानिक संकट क्या है? जेल से मुख्यमंत्री फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो फिर उनके डिपार्टमेंट्स कैसे संभालेगा कोई? मुश्किल क्या है वही हम आपको बता रहे हैं। नए मंत्री को जगह कैसे मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है और इसके लिए उनको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद मीडिया के सामने आए और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। दलित समाज के अपमान का मुद्दा उठाया और भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। राजकुमार आनंद की बात आपने सुनी। उनके इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए, एक के बाद एक। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक नहीं अनेक नेता जेल में, उनके स्वास्थ्य मंत्री हो, जेल मंत्री हो, उनके शिक्षा मंत्री हो, शराब मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब बेईमानी के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में कट्टर बेईमान होने का इनके ऊपर स्टैंप लगी है और आज जेल में है। दुर्भाग्य ये है, पीड़ा होती है ये देखकर कि दिल्ली की जनता अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस करती है। बड़े बड़े वायदे करके केजरीवाल जी और पार्टी ने दिल्ली की जनता को झांसा दिया, वोट लिए। आज जनता देखती जैसे 13 साल पहले थे, उससे बदतर हालत में आकर दिल्ली को खड़ा किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजकुमार आनंद के घर से मेघा उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले दीपक रावत के पास चलेंगे। दीपक, का मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, जो संवैधानिक प्रश्न खड़े हैं अभी अभी मैंने उसके बारे में दर्शकों को बताया है। वो डिपार्टमेंट्स किसको जाएंगे और कैसे जाएंगे, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। जी बिल्कुल, और काफ़ी अहम विभाग है, समाज सेवा से जुड़ा विभाग है। उसमें राजकुमार आनंद के पास था और अब जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो तमाम विभाग खाली हो जाएंगे। सीधे तौर पर यह है संवैधानिक संकट की बात, जहां तक आप भी बता रहे थे। दरअसल मुख्यमंत्री ही रिकमेंड करता है अगला मंत्री कौन होगा और उसके पास कौन कौन से विभाग होंगे। मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन पर एलजी उस पर हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद नए मंत्री को शपथ दिलाई जाती है। और अब जबकि सबको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं और वहाँ
से किसी प्रकार की कोई फाइल साइन करने की अनुमति उनके पास अभी नहीं है। तो ऐसे में नए मंत्री का चुनाव किस तरीके से होगा, कैसे नए मंत्री की रिकमेंडेशन जो एलजी तक भेजी जाएंगी, तो एक तरीके से ये तमाम संवैधानिक संकट इस वक्त दिल्ली सरकार इससे जूझ रही है। इसका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके पीछे जो रास्ता निकलता है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि या तो कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जो है वो गुहार लगा सकती है कोर्ट से कि उन्हें फाइल साइन करने की अनुमति दी जाए, ताकि वो नए मंत्री को आगे रिकमेंड कर सकें, ताकि जो विभाग खाली हुए हैं, जिनके मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उन विभागों में काम हो सके। या आप समझिए कि अगर मंत्री नहीं रहेगा तो उससे जुड़े तमाम विभागों में जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो ये एक बड़ा संवैधानिक संकट जरूर आ गया है इस वक्त दिल्ली सरकार के ऊपर। और जिस तरीके से एलजी पहले भी 1 से 2 बार चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मंत्री हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं, गोपाल राय हैं, वो बैठकों में नहीं आ रहे हैं। उन्हें जब बुलाया जाता है तो वो आते नहीं हैं, उनकी तरफ से जवाब नहीं आते हैं। तो जब एलजी 1 से 2 बार ये गृह मंत्रालय को सूचित कर चुके हैं कि दिल्ली सरकार का कामकाज ठीक से नहीं चल रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से, तो अब जबकि एक मंत्रालय का एक मंत्री जब नहीं रहेगा, उसके विभाग खाली रहेंगे, तो फिर इसको लेकर भी जो एलजी है वो गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि यही वो तरीका है जिसके जरिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जो है वो थोपा जा सकता है, और जिसका डर जो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को पहले से ही सता रहा था। आप कह रहे हैं दीपक, आपकी बात से जाहिर हो रहा है कि कोर्ट जा सकती है आम आदमी पार्टी इस बाबत किसी हल की दिशा में। अब हम राजकुमार आनंद के घर चलेंगे, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है पार्टी से भी और मंत्री पद से भी, और उनके घर से हमारी सहयोगी मेघा उपाध्याय जुड़ी हुई है। मेघा, इस वक्त वहां पर क्या वातावरण है? क्या कोई बड़ा चेहरा उनसे मिलने पहुंचा है या वो खुद किसी से मिलने गए हैं? जी देखिए राजेंद्र, मैं बिल्कुल मंत्री जो है मंत्री पद से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उनके आवास के बाहर, राजकुमार आनंद का ये आवास है ये तस्वीरों में। लेकिन इस वक्त अगर बाहर की तस्वीरें देखें तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना ही कोई अंदर तस्वीरों में नजर आ रहा है और ना ही कोई घर के बाहर। हमने अंदर जाने की, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की। यहाँ पर बाहर जो घर के बाहर अमूमन गार्ड्स होते हैं, जो उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस वक्त घर पर वो मौजूद नहीं है। और यही कल भी, क्योंकि कल भी एबीपी न्यूज की टीम जो हमारे सहयोगी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल भी उन्होंने किसी से बात नहीं करना चाहा। दरअसल जो सामने आ रहा है, जो बात हमें पता चली उसके मुताबिक वो घर पर मौजूद ही नहीं है, और ना केवल वो बल्कि उनके घर के बाहर भी कोई मौजूद नहीं है। और एक बात और है कि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसपे उन्होंने तमाम आरोप लगाए आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी होने के साथ साथ उनको जो पद मिला था खासतौर के दलित मंत्री के तौर पर, वो उसको लेकर काम नहीं कर पा रहे हैं और दलितों को आगे नहीं रखा जा रहा। उसके बाद उन्होंने किसी से भी पर्सनल तौर पर बातचीत नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बिल्कुल गायब है। जिसके बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके क्लिप्स अभी हमने दर्शकों को दिखाया भी, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पहले भी ईडी का छापा पड़ा था। साथ ही आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अब वो बीजेपी का दामन थामेंगे। कल सौरभ भारद्वाज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें ये दावा किया था कि वो अब बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन इस वक्त उनकी तरफ से, यानी कि राजकुमार आनंद की तरफ से कोई भी कुछ भी ना ट्वीट करके जानकारी दी गई है, ना कि उनके घर में। आपको एक बार दोबारा तस्वीरें दिखाऊं तो आपको ऊपर से नीचे मेरे कैमरा पर्सन अनिल राणा पैन करके दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप महत्वपूर्ण ये अपडेट दे रही हैं कि वो घर पे मौजूद नहीं है और न ही उन्होंने किसी से कोई बात की है, न ही उनसे कोई मिलने पहुंचा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का टारगेट सेट कर चुकी बीजेपी ने पूर्वांचल की गाजीपुर सीट से पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। पारसनाथ राय इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हैं और सूत्रों के मुताबिक आंतरिक सर्वे में गाजीपुर से 2 नाम सामने आए थे, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और उनके बेटे अभिनव सिन्हा। अभिनव सिन्हा पेशे से इंजीनियर हैं। परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए अभिनव सिन्हा पिछड़ गए, जबकि पीएम नहीं चाहते कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद को छोड़ें। हालांकि कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन वो विधानसभा चुनाव हार चुकी है। पिछला तो पारसनाथ राय उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी के। आपके मन में सवाल होगा कि यह उम्मीदवारी कैसे फाइनल हुई, पारसनाथ की उम्मीदवारी कैसे तय हुई, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, और वही हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आंतरिक सर्वे में गाजीपुर से 2 नाम सामने आए थे। मनोज सिन्हा के बेटे इस रेस में थे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का नाम सामने आया। परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए अभिनव सिन्हा को उनको पीछे होना पड़ा। अब आपको बताते हैं, मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाए रखने का फैसला हुआ। यह तय हुआ कि वो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के बने रहेंगे। अलका राय
पिछला विधानसभा चुनाव हार गई थी, ये उनके विपक्ष में चला गया। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन वो पिछला चुनाव हार गई थी। अलका राय के नाम पर वोट पोलराइज होने का भी खतरा था, इसलिए भी वो पिछड़ गई। अब गाजीपुर से फिर भूमिहार उम्मीदवार उतारने का फैसला हुआ। पार्टी ने भूमिहार उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। भूमिहार उम्मीदवार पारसनाथ राय के नाम पर आखिरकार मुहर लग गई, जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, और यही बात सबको चौंका रही है। पारसनाथ राय के गाजीपुर से बीजेपी का उम्मीदवार बनने के बाद ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। संघ ने जो काम दिया है, संगठन ने हमेशा उसको पूर्ण मनोयोग से पूरा किया है। आज संगठन ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं, तो अचानक सूचना मेरे पास आई। मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। मैं तो सिपाही हूं संगठन का, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे 1 बार वाला हो चाहे 5 बार वाला हो, मुझे तो लड़ना है और लड़ाई जीतनी है, ये मैं जानता हूं। मेरी मोटरसाइकिल हर दरवाजे गई है और सबसे मेरा परिचय है, यही मेरा आधार है काम का। आप बीजेपी के लोगों से पूछिए कि उनके लिए भाई जो तरीका सुना जाता है आदर्श की बात, बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, लोगों को टिकट मांगने की लाइन में लगना पड़ता है, फिर छटाते कुछ दिनों पहले मालूम हुआ कि 3 लोगों का नाम पैनल मांगा गया। अब पता नहीं 3 का गया या 13 का गया। वो बेचारे खुद ही कह रहे हैं कि हमने मांगा। देने वाले की दरिया दिली है, इतना मांगने वाले को भी दे रही है। तो पारसनाथ राय की उम्मीदवारी पर उनके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि उनको टिकट दरिया दिली की वजह से मिला, देने वाले की दरिया दिली है। बहरहाल इस विषय पर बात करने के लिए, इस स्टोरी को और विस्तार से समझने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। अभिषेक, वैसे तो मैंने अभी दर्शकों को बताया कि अभिनव सिन्हा क्यों पीछे हो गए, अलका राय क्यों पीछे हो गई और कैसे पारसनाथ राय उम्मीदवार बने। एक बड़ा कारण था कि भूमिहार उम्मीदवार वहां से उतारना था गाजीपुर सीट से, लेकिन क्या यही कारण था या इसके अलावे भी कुछ और बड़े कारण हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली होगी वो था पार्टी का आंतरिक सर्वे, जिसमें कि एलजी मनोज सिन्हा नंबर 1 पर थे और उसके बाद अभिनव सिन्हा का नाम था। अभिनव सिन्हा पेशे से इंजीनियर हैं और जब से एलजी मनोज सिन्हा ने गाजीपुर छोड़ा है तब से अभिनव सिन्हा ही सारी जिम्मेदारियां वहां निभाते आए हैं। क्योंकि मनोज सिन्हा एलजी हो चुके हैं, वो पॉलिटिकली सक्रिय वहां नहीं रह सकते हैं, ये उनके पद की मर्यादा है, तो अभिनव सिन्हा ही पूरी जिम्मेदारी निभाते आए हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी इसीलिए टिकट नहीं दिया गया, जो सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि फिर परिवारवाद का आरोप लगना शुरू हो जाता। और पारसनाथ राय को जो दिया गया उसके पीछे सीधा सा मकसद 2 है। एक तो ये है कि वो संघ के बड़े करीबी रहे हैं, वो विभाग संपर्क प्रमुख रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, और दूसरा ये है कि उनका बेदाग इतिहास है, उन पर कहीं किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। एक नैरेटिव बीजेपी ये भी सेट करना चाहती है कि बाहुबली बनाम साफ सुथरी छवि, और ये नैरेटिव सिर्फ गाजीपुर में नहीं सेट करने की कवायद की जाएगी, ये आजमगढ़, मऊ से लेकर के बलिया आसपास की सीटों पर यही दिखाने की कवायद की जाएगी कि एक और जो है बाहुबली है और क्या परिवार है, और दूसरी ओर एक साफ सुथरी छवि है। जो बीजेपी की सोच है, जिस सोच से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है, वो मनोज सिन्हा का भी चुनाव प्रबंधन का काम संभालते आए हैं। और मैं आपको एक बार एक चीज और क्लियर कर दूं कि बलिया और गाजीपुर, ये भी बीच में बात हुई थी कि बलिया और गाजीपुर में इंटरचेंज किया जाए, यानी कि भूमिहार को बलिया से दिया जाए और यहां से ठाकुर को दिया जाए, लेकिन जो कॉम्बिनेशन थे उनमें ये बात फिट नहीं हुई और अल्टीमेटली यही हुआ कि बलिया से ठाकुर और यहां से भूमिहार को दिया गया। और पारसनाथ राय का जो चुनाव है वो इन्हीं वजहों से यहां पर किया गया। आप कह रहे हैं कि साफ सुथरी छवि एक बहुत बड़ा कारण था उनकी उम्मीदवारी के पीछे, उनको उम्मीदवार चुने जाने के पीछे। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, आपने रोशनी डाली इस विषय पर। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। आप आगे बढ़ेंगे खबरों में और झारखंड की बात करेंगे। वहां से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के लिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का फरमान जारी किया है। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने यह दावा अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 दिन झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन किसी सरकारी या पार्टी के कार्यक्रम में नजर नहीं आए। सूचना के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें कल्पना सोरेन के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फरमान जारी किया है। सीता सोरेन, लोबिन और चमरा लिंडा ने निर्णय ले लिया है, खेला होबे ? जो लिखा है उन्होंने सोशल मीडिया पर, वो एक बार देखिए आप आपकी स्क्रीन पर।
पिछले 2 दिन से झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन किसी सरकारी या पार्टी के कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं। सूचना के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें कल्पना सोरेन के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फरमान जारी किया है। आगे लिखते हैं, सीता सोरेन, लोबिन और चमरा लिंडा ने निर्णय ले लिया है, खेला हो बे। किस खेल की बात कर रहे हैं? झारखंड में क्या फिर खेल होगा? आइए इस बात को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। निशिकांत दुबे का दावा हमने आपको दिखाया, सीएम बदला जाएगा, वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। सीता सोरेन ने फैसला ले लिया है, ये भी उनका दावा है और वो कह रहे हैं कि खेला होगा। कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, लोबिन और चमरा लिंडा ने भी निर्णय ले लिया है, ये भी उनका दावा है। निशिकांत दुबे गोड्डा से एमपी है। हमारी सहयोगी निधि जो इस खबर पर करीबी नजर रखी हुई है, उस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, उनका रुख करेंगे। निशिकांत दुबे के दावे के बारे में तो हमने बताया निधि, और मुझे याद है कि जब सियासी संकट शुरू हुआ था, हेमंत सोरेन के साथ जो चीजें हो रही थी ईडी की, उस वक्त भी उन्होंने दावा किया था कि कल्पना सोरेन उनकी जगह मुख्यमंत्री बनेंगी, और अब वो फिर ये दावा कर रहे हैं। आपके पास क्या सूचना है? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए निशिकांत दुबे एक वैसे नेता हैं झारखंड के जो सांसद तो हैं ही गोड्डा से, लेकिन चंपई सरकार हो या इससे पहले हेमंत सोरेन सरकार हो, वो मुखर होकर विरोध में कटाक्ष करते रहे हैं, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। पिछले कुछ दिनों से कई पोस्ट निशिकांत दुबे कर रहे हैं, लेकिन इस पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि चंपई सोरेन 2 दिन वो दावा कर रहे हैं, निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं कि चंपई सोरेन 2 दिन से सरकारी कार्यक्रम में नहीं आए हैं, जबकि हकीकत ये है कि आज वहाँ पर एक बड़ा पर्व है सरहुल, उसके लिए कई जगह उनके कार्यक्रम निर्धारित हैं चंपई सोरेन के, सरकारी कार्यक्रम जहां चंपई सोरेन मौजूद रहेंगे। रही बात कल्पना सोरेन की, तो मैं आपको बता दूं कि कल्पना सोरेन को लेकर के पार्टी में कुछ ऐसे विधायक हैं जो कल्पना सोरेन के पक्ष में है, कल्पना सोरेन को पसंद करते हैं कि वो एक सीएम फेस के तौर पर रहे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कल्पना को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक और गौर करने वाली बात है कि कल्पना सोरेन की जो क्रेज है, जो उनकी पसंद है, वो धीरे धीरे करके ज़्यादा बढ़ रही है। कल्पना सोरेन ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि जब कल्पना दिल्ली आई थी तो वो सोनिया गांधी से मिली, अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिली, संजय सिंह की पत्नी से मिलती हैं। और एक और बड़ी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कल्पना सोरेन के बूते पर ही इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी रैली 21 अप्रैल को होने जा रही है रांची में। तो ऐसा नहीं है कि कल्पना सोरेन को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी कहती है और जो जेएमएम के सूत्र बताते हैं कि कम से कम इस लोकसभा चुनाव तक तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है। चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे। ये संभव है कि हेमंत सोरेन अगर जेल से नहीं निकल सकते हैं, अगर ऐसा कुछ फैसला आता है जिसमें चंपई सोरेन बने रहेंगे और हेमंत को अगर जेल से नहीं निकलते, तो ऐसी स्थिति में चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं इसी साल के अंत में, तो कल्पना सोरेन एक फेस बन सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा बदलाव नहीं होने जा रहा है। राजेंद्र, निधि, आप महत्वपूर्ण अपडेट दे रही हैं। आपने सरहुल के कार्यक्रमों का भी आज जिक्र किया, और ये भी आप कह रही हैं कि जेएमएम के जो आपके सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल इस लोकसभा चुनाव तक तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका निधि इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है और बस पलटने से 25 बच्चे घायल हो गए। आज ईद के दिन छुट्टी होती है, लेकिन सवाल यह है कि स्कूल खुला कैसे हुआ था। घटना महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में उन्हानी गांव के पास हुई है। जो बच्चे घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि हादसा हुआ कैसे। हमारे रिपोर्टर सचिन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, आपको इस दुर्घटना के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, ये स्कूल बस थी, इसमें बच्चे थे, तो ये बस जो है ओवरटर्न हुई है, पलटी है ये बस, जिसमें 25 बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं। बट एग्जैक्ट रीजन क्या है इसका बस पलटने का जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। पर इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, 2-3 बच्चों की हालत जो है वो गंभीर भी बताई जा रही है इसमें। पर इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है कि आज छुट्टी है ईद के मौके पर, और आज भी स्कूल जो है वो लग रहा है। तो प्रशासन के सामने ये बड़ा सवाल है कि छुट्टी वाले दिन जो है स्कूल जो है कैसे लग रहा है। फिलहाल जो बच्चे इंजर्ड हैं, जो घायल हैं, उनकी ट्रीटमेंट जो है हो रही है। स्थानीय जो लोग हैं वहाँ, उन लोगों ने काफी मदद की वहाँ बच्चों को निकालने में, तमाम बच्चों को जो है हॉस्पिटल पहुंचाने में।
पर अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि छुट्टी वाले दिन कैसे ये स्कूल जो है लग रहा है, और इंजर्ड जो है उनमें से जो है 3 बच्चों की हालत जो है वो गंभीर जो है वो बताई जा रही है। एग्जैक्ट रीजन पलटने का जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। शुक्रिया आपका सचिन। कारण क्या है इस दुर्घटना का ये अभी तक स्पष्ट नहीं, लेकिन प्रश्न ये खड़ा है कि छुट्टी के दिन स्कूल क्यों खुला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर ट्रोल हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो पोस्ट कर दिया है, और इस वीडियो में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी संतरा खाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने ट्रोल्स पर तंज करते हुए लिखा कि आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई, ऑरेंज के रंग से तो वो नहीं न चिढ़ेंगे। इससे पहले मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी के मछली खाने वाले वीडियो पर चुनाव के इस मौसम में भारी विवाद हुआ था, और ये वीडियो जो ताजा वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप देख रहे हैं ये वीडियो पोस्ट करके तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या इस पर भी चिढ़ेंगे, इस पर तो नहीं चिढ़ेंगे ना। ये आज ऑरेंज संतरा खा रहे हैं, और आज भी मुझे लगता है कि भाजपा वाले को पेट में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज खा रहे हैं। इसको भी वो लोग फर्क से जोड़ देंगे। वो लोग चाहता है कि हमेशा गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा नमक रोटी खाए, और हम लोग अच्छा खाए नहीं। इनको समय नहीं मिल रहा, प्रचार करते हैं, यही समय मिलता है कि वापसी के समय में कुछ खा पी ले, बाकी शरीर में शक्ति रहे। और ऐसे लोगों से हम लोग लड़ना है, बड़ी शक्ति से लड़ना है, समाजी न्याय को मजबूत करना है। हमें लगता है कि ऑरेंज के लिए कहेंगे कि भाई हमारा भगवा कलर है, अरे भाई तुम्हारा नहीं हमारा भी कलर है। नवरात्र के पहले दिन ट्विटर पर तेजस्वी यादव का मछली खाते हुए एक वीडियो पहुंचा, और उसके बाद मछली पर महाभारत शुरू हो गई। वीडियो पर सबसे पहले बीजेपी ने आपत्ति जताई और पूछा कि नवरात्र के दिन मछली खाकर तेजस्वी आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने बीजेपी को जवाब दिया कि वीडियो तो मिर्ची लगाने के मकसद से ही अपलोड किया गया था, लेकिन सवाल यह है कि वीडियो के पीछे मकसद सिर्फ मिर्ची लगाना था या फिर सियासी रोटी सेकना। वीडियो की टाइमिंग में गहरे राज छिपे हुए हैं। तो आज तेजस्वी के मछली एपिसोड की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं। 3 मिनट के इस वीडियो में तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और उनके ठीक बगल में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी बैठे हुए हैं। और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं, और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। इसके बाद तेजस्वी यादव बाकायदा अपनी प्लेट दिखाकर ये बताते हैं कि उनके लंच वाले मेन्यू में क्या है। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। प्लेट में मौजूद खाने का पूरा ब्यौरा देने के बाद तेजस्वी यादव मछली खिलाने के लिए मुकेश सहनी का आभार और मछली का नाम बताना नहीं भूलते। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, इसका नाम है चेचरा। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन इसके आगे मुकेश सहनी जो कुछ कहते हैं वहाँ से शुरू हो जाती है पॉलिटिक्स। प्याज, मछली और मिर्ची ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग दे। वीडियो जब बनाया जा रहा था उसी वक्त मछली के कांटों की चुभन दूर तक महसूस होने की भविष्यवाणी की गई थी, और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, बीजेपी ने हमला शुरू कर दिया। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर
लोग को गर्व महसूस होना चाहिए, उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना, ये कतई उचित नहीं है। बीजेपी तेजस्वी यादव को अब सीजनल सनातनी बताते हुए घेर रही है, जो मौके पर ही धर्म का प्रदर्शन करते हैं। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी, ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति। बीजेपी ने वार शुरू किया तो घंटे भर के अंदर तेजस्वी यादव वीडियो पर सफाई देने आए। पहले ट्विटर पर सफाई दी और फिर कैमरे पर आए। हमने अभी ट्वीट भी किया है, ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, तो इसलिए हमने IQ टेस्ट जो है वो किया था। हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही। आपके मन में सवाल होगा कि भला तेजस्वी यादव वीडियो पोस्ट करके कौन से IQ का टेस्ट ले रहे थे। दरअसल तेजस्वी ने वीडियो पोस्ट करते हुए उसमें तारीख का जिक्र किया था। तेजस्वी ने लिखा, चुनावी भागदौड़ और व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन, दिनांक 8 अप्रैल 2024। दरअसल बीजेपी ने नवरात्र के दिन तेजस्वी के मछली खाने पर अटैक किया, लेकिन तेजस्वी यादव के मुताबिक वीडियो 8 अप्रैल यानी सोमवार का है। 8 अप्रैल मतलब नवरात्र के पहले वाला दिन। ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है, जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं। इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं, ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं, उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी नेताओं का IQ टेस्ट लेने के लिए वीडियो को नवरात्र के पहले दिन अपलोड किया, लेकिन वीडियो की टाइमिंग थोड़ी खटकने वाली है। दरअसल तेजस्वी दिन के उजाले में लंच करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं, यानी ये वीडियो सोमवार दोपहर का है। 1 कांटे का मछली है। सवाल यह है कि सोमवार दोपहर का वीडियो मंगलवार को देर रात अपलोड क्यों किया गया। जब वीडियो 8 अप्रैल को दोपहर में बनाया गया था तो इसे 9 अप्रैल यानी नवरात्र के पहले दिन देर रात 11:30 बजे जारी करने के पीछे क्या मकसद था। हम IQ टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया, यही तो बोल रहे हैं हम। इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों पे कैसे कूद कूद करके लोग आ रहे हैं। तेजस्वी IQ टेस्ट की दलील दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता का दावा है कि वीडियो 9 अप्रैल यानी नवरात्र के पहले दिन दोपहर 1:38 का है। तेजस्वी यादव का ट्वीट है, उन्होंने कहा कि ये भाजपाई पढ़ते लिखते नहीं है, देखा तो नहीं है, हमने 8 तारीख को ही वीडियो बनाया था। देखिए कितने झूठ बोलते हैं साफ साफ। वीडियो इन्होंने बनाया 1:38 पे 9 तारीख को फ्रॉम अर्थ, ये ट्विटर ही बता रहा है। इस वीडियो को पोस्ट किया इन्होंने 18 घंटे पहले, और ये कह रहे हैं कि हमने 8 तारीख को वीडियो बनाया। मतलब झूठ बोलने की प्लानिंग पहले कर ली कि इसको 8 तारीख का डेट दे के लिखना है। ये मतलब कितना बड़ा झूठा है, किसको मैसेज देना चाहते हैं। जो MY समीकरण की बात होती है तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौकों पर इस बात को कहा है, ये MY माय नहीं बाप पूरा परिवार है। हम जाति और धर्म देखकर टिकट का बंटवारा नहीं RJD ने किया है। हम सभी जो सीटों पर RJD ने उम्मीदवार तय किए हैं, जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा, मजबूत उम्मीदवार कौन होगा। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव बीजेपी का IQ टेस्ट कर रहे थे या फिर बहाना बना रहे हैं। राजनीति की दुनिया में हर बयान और हर तस्वीर का एक मैसेज होता है। तेजस्वी यादव मैसेज किसको देना चाहते हैं? क्या वो बिहार की मल्लाह जाति को साधना चाहते हैं या फिर तुष्टीकरण के जरिए मुस्लिमों को मैसेज दे रहे हैं? ये बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP के मुखिया मुकेश सहनी। बिहार में मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है। नाम तो सुना होगा। सहनी मूल रूप से मल्लाह और निषाद जाति की राजनीति करते हैं।
हमारे पिताजी मछली मारते तो उस घर से हम निकले हैं, जहाँ पे अगर 2 रोज घर पे मछली ना मारा जाए तो तीसरे दिन घर पे खाना क्या बनेगा, इसके लिए समस्या खड़ा होता था। ऐसे परिवार से निकले हैं। वोट की बात करें तो बिहार में 7% मल्लाह की आबादी है, जबकि मुकेश सहनी इस आबादी को करीब 14% बताते हैं। विकासशील इंसान पार्टी बिहार में महागठबंधन में शामिल हो गई है। डील मुख्य रूप से मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच हुई है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी अपने हिस्से की 26 सीटों में से 3 सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को दी है। मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि मछली खाते हुए जिस मल्लाह जाति का सबसे बड़ा नेता तेजस्वी यादव के ठीक बगल में बैठा हुआ है, उस जाति को साधने के लिए तेजस्वी यादव भला ये वीडियो क्यों अपलोड करेंगे। तरसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज है, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना मन है। तो जरूरी कहाँ है? ये किसने कहा कि नवरात्र में वो है? उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस तारीख को हमने खाया। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर के मौजूदा सांसद अजय निषाद भी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यानी तेजस्वी यादव ने मल्लाह जाति के लिए मछली एपिसोड का प्रसारण नहीं किया है, तो क्या तेजस्वी यादव इस वीडियो के जरिए बिहार के मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं? सवाल के जवाब के लिए मछली एपिसोड शुरू होने से ठीक पहले लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल की जारी हुई उम्मीदवारों की इस लिस्ट पर नजर डालिए। आरजेडी ने मंगलवार रात को बिहार में अपने 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें सिर्फ 2 मुसलमानों को जगह मिली है। मधुबनी से अली अशरफ फातमी और अररिया से शाहनवाज आलम को मैदान में उतारा गया है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 19 में से 5 मुसलमान को टिकट मिला था। यानी 2019 में 25% मुसलमानों को आरजेडी ने टिकट दिया था और 2024 में सिर्फ 10% मुसलमानों को टिकट मिला है। ये बात तेजस्वी यादव के उस नारे के खिलाफ दिखती है जो आजकल वो हर चुनावी रैली में बार बार दोहरा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी जिस नाव पर सवार है वो नाव तो डूब चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल की तुष्टीकरण की नीति गजब की है। मुद्दा ये है कि इन लोगों के मन में कुछ और होता है और विचारधारा कुछ और होती है, तभी तो लगातार इनके नेता सनातन धर्म पर, हिंदू संस्कृति रीति रिवाज पर भी हमले करते हैं और इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां करते रहते हैं।